एसआईआर का केवल इतना रोल है, एसआईआर ने जो अनपेक्षित लोग थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया। पर वो पहले तो काउंटिंग में आते ही थे ना कि भाई वो वोटिंग लिस्ट में नाम है उसका, पहले और वो वोट देने नहीं आया है। नहीं, पहले काउंटिंग में नहीं आते थे, वो काउंटिंग में तो आते ही आते थे, वो वोट भी डाल दिए जाते थे उनके। 15 वर्षों में ममता बनर्जी की सरकार ने और तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने वहां जो नव मतदाता है उनको कोई संदेश देने का काम नहीं किया, किसी प्रकार का कोई संदेश देने का। मैं, मेरी पार्टी और मेरे पार्टी का वर्चस्व, इसी पे ध्यान केंद्रित रहा। बंगाल में शुरू में कांग्रेस पार्टी शासन में रही, लगभग 2 दशक तक, 20 वर्ष तक लगभग राज किया कांग्रेस ने वहाँ। और आजादी के समय ऐसा कहा जाता है कि सर्वाधिक फैक्ट्रियां बंगाल में हुआ करती थी। प्रति व्यक्ति आय जो थी वो बंगाल की देश में नंबर 1 पर थी। 20 वर्ष का जो शासन रहा कांग्रेस का, वो आते आते प्रति व्यक्ति आय के मामले में बंगाल पहले नंबर से नीचे आता आता 8वें नंबर पर आ गया। मूल स्वभाव बंगाल का, उसकी संस्कृति रही, साहित्य रहा है, लेखन रहा है, विद्वता रही है, दर्शन रहा है, संगीत रहा है, ये मूल स्वभाव है। प्रारंभ में कांग्रेस में और कम्युनिस्टों में रहा, फिर कम्युनिस्टों में और ममता में रहा, फिर ममता के साथ में अब मुकाबला भाजपा का है। वहां एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम ममता बनर्जी है। इधर कोई ऐसा बड़ा नाम राज्य के अनुसार कोई दिखता नहीं है। तो क्या ये नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? लगता है 120-25 सीटें इस राउंड में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली गई। सत्ता सुंदरी के मोहपाश में जो बंध गए तो बेवफा है आपको भी लात मार जाएगी। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आज चर्चा करेंगे ऐसे राजनीतिक विषयों पर जिनकी हलचल अभी पूरे देश में है। और चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं राजनीतिक विश्लेषक श्रीमान नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विवेक जी। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, सत्ता सुंदरी के मोहपाश में जो बंध गए तो बेवफा है आपको भी लात मार जाएगी। क्या लगता है, बंगाल में लात पड़ने वाली है किसी को? बंगाल तो ऐतिहासिक परिणाम की ओर जा रहा है। भारत के 2 ऐसे चुनाव हैं जिनको मैं मानता हूं वो ऐतिहासिक परिणाम बनेंगे, दोनों ही बंगाल के। एक तो वहां वाम मोर्चे के शासन को जब तृणमूल कांग्रेस ने समाप्त किया, 34 वर्ष का शासन धराशायी हुआ, वो ऐतिहासिक जीत थी। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के शासन को समाप्त करना बड़ी बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल की धरती पे शासन पे आना, ये एक बड़ी बात होगी। आजादी के बाद में पहली बार शायद आजादी क्या विषय नहीं है, आजादी का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर वहां चुनाव जीतती है तो सच्चे अर्थों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदानों की जीत होगी। क्या बात है, बड़ी बात। ये विषय एक बड़ा विषय है। ये भाजपा के लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा होगा कि जो मूल है, एक तरीके से हम कहें जनसंघ का जो आधार रहा, जो विचार रहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक रहे और उनके ही जो है राज्य में और इतना लंबा संघर्ष चला है। दल का संस्थापक होना तो बहुत सारे दल देश में बने हैं और बिखर भी गए और बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं होती। कि देश की आजादी के बाद देश की राजनीति को राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ने का जो विषय आया, तो ये बड़ा योगदान श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का है। और जो आज पश्चिमी बंगाल बचा हुआ है, इसमें भी बड़ा योगदान श्यामा प्रसाद जी का है। श्यामा प्रसाद जी ने बंगाल के आज के स्वरूप को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया। उस समय उन्होंने आंदोलन किए कि नहीं, ये क्षेत्र तो हमारे होने ही चाहिए। कुछ ऐसे जिले थे जो बांग्लादेश में जा रहे थे, पूर्वी पाकिस्तान तथाकथित जो था उस समय, तो उन्होंने संघर्ष किया वहां पे। और बाद में उनका सबसे बड़ा संघर्ष तो कश्मीर आंदोलन था ही था जी। तो मैं मानता हूं कि तृणमूल कांग्रेस का वहां से सत्ता से बेदखल होना बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वहां प्रवेश हो जाना और विजयी हो जाना, ये ऐतिहासिक रूप से बड़ी चीज होगी। अपनी बात से, आपकी बात से लग रहा है पूरी तरह से आश्वस्त हैं जैसे सत्ता परिवर्तन होने ही वाला है। क्या लगता है? अभी एक फेज का ही अभी तो मतदान हुआ है। फेज तो ठीक है, वो तो पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो एक फेज 152 सीटों का फेज है ये। और इस फेज में जहां तक मुझे लगता है, मैं कोई दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन जितने मुझे राजनीतिक अनुभव है, एक लंबा राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो मुझे पता है, और विश्लेषण भी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, वरिष्ठ लोगों के भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ जी, मुझे लगता है 120-25 सीटें
इस राउंड में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली गई। 120-25 सीटें आ जाएंगी 152 में से 152 में ऐसा मुझे लगता है। बहुत बड़ी बात कही है नरेंद्र जी ने। 152 में से 120-25 सीटें यदि आ जाती हैं तो फिर आखिर कौन रोक सकता है आपको सत्ता में आने से, बड़ी बात है। लेकिन नरेंद्र जी, जो आंकड़े आए हैं पहले फेज में मतदान के, 92% के आसपास का मतदान, शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतने बड़े स्टेट में किसी भी चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में तो मतदान कभी नहीं हुआ होगा। कई सारी चीजें, टेक्निकल चीजें भी होती हैं। क्या लगता है ये सत्ता में आने को छटपटाहट जो है एक दल की, या फिर जो 15 साल से कुर्सी पर एक बैठी हुई महिला और जिसको लेकर तमाम तरह के आरोप भी लगते रहे हैं, जनता में वो असंतोष ज्यादा था, या फिर जनता में किसी नए व्यक्ति को बिठाने की उत्सुकता वो ज्यादा थी? क्या लगता है विवेक जी? चुनाव कई तरह के होते हैं, चुनाव अलग अलग रंगों के होते हैं। कुछ चुनाव ऐसे होते हैं कि दल तो बहुत छोटा होता है, संगठन उसका नहीं होता, लेकिन जो सत्ता चल रही होती है और उस सत्ता ने अत्याचार किया होता है जनता पे, तो जनता उस चुनाव को स्वयं लड़ने लग जाती है। और जब जनता स्वयं चुनाव लड़ने लग जाती है तो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। वो दौर भी भारत ने देखा। वो दौर आपको बंगाल में देखने को मिलेगा इस बार। अच्छा, एक बात और, वोटिंग परसेंटेज की जो हम बात करते हैं, ममता बनर्जी जिस दौर में कम्युनिस्टों को हटाकर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई, जहां तक मुझे ध्यान आता है लगभग 3.5% 4% मतदान उस समय बढ़ा था। और 3.5-4% मतदान जो बढ़ा, उसमें एक तरीके से ममता की वो लहर आई। अब यहाँ जो प्रतिशत बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है लगभग 10%। पिछले चुनाव में 82% मतदान हुआ था लगभग, इस बार 92 हो गया। तो क्या लगता है, सुनामी है? ऐसा SIR के कारण एक तो वहां लोक जागरण भी हुआ, लोगों को मताधिकार का प्रयोग करना है, ये ऐसा उनके दिमाग में आया। ये बात जैसे अधीर रंजन जी ने कल कही है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी, उन्होंने ये बात ठीक कही है कि SIR के कारण लोगों में एक जागरूकता है। कई लोगों में ये भी था कि वोट नहीं देंगे तो पता नहीं नाम कट जाएगा। ऐसे विचार आते हैं, स्वाभाविक रूप से आते हैं। और दूसरा जो विषय है, जो वहां का युवा मतदाता है, जो युवा मतदाता, नव मतदाता जो पहली बार वोट डालेगा, वो इस बार निर्णायक साबित हो रहा है। लोग महिलाओं को कह रहे हैं कि महिलाओं का बंगाल की महिलाएं सदैव शिक्षित रही है और वो वोटिंग करती रही है। ठीक है, वहां की प्रवृत्ति वोटों में लोगों को धमकाने की, डराने की, परसेंटेज कम, मतदान प्रतिशत कम हो, लेकिन वहां की महिलाएं हमेशा से विद्या ज्ञान रहा। नए युवाओं की जब आप बात कर रहे हैं तो ऐसे में ये भी लगता है कि 15 साल से ममता बनर्जी वहां सत्ता में है, और 15 साल में हम कहते हैं कि वोटिंग के हिसाब से यदि हम देखें तो नई पीढ़ी आ जाती है। हाँ। इस नई पीढ़ी ने बंगाल में चाहे ममता को देखा होगा, लेकिन केंद्र में इस नई पीढ़ी ने मोदी को भी देखा है। तो ये जो मोदी वर्सेस ममता वाला मामला है, जो विकास की बात होगी, लोगों को याद रहा होगा ये भी कि किसी दौर में इसी बंगाल से जो है वो नैनो टाटा, वो सिंगूर से निकल के गुजरात पहुंच जाती है। तमाम तरह के परिवर्तन हैं, सड़कें हैं, विकास है, केंद्र की योजनाओं का वहां इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है, नहीं हो पाता है, इसको लेकर भी युवाओं में कुछ खलबली मची होगी। देखिए, बंगाल का युवा जब बंगाल से बाहर आता है और अन्य राज्यों के अंदर वो अपने हमउम्र लोगों को काम करते देखता है, उन क्षेत्रों के विकास को देखता है, उन क्षेत्रों के जो है वहां आसक्ति लोगों में विकास के प्रति भाव को देखता है, तो उसे ये महसूस हो रहा है कि मैं जब बंगाल लौट के जाता हूं तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तो बिल्कुल पीछे के हिस्से से आया हूं। ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ही, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। और इन 15 वर्षों में ममता बनर्जी की सरकार ने और तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने वहां जो नव मतदाता है उनको कोई संदेश देने का काम नहीं किया, किसी प्रकार का कोई संदेश देने का। मैं, मेरी पार्टी और मेरे पार्टी का वर्चस्व है, इसी पे ध्यान केंद्रित रहा, तो उसका दुष्परिणाम ये आपको देखने को मिल रहा है। जब परिणाम आएगा तो देखने को मिलेगा कि ये जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है वास्तव में उसका
क्या कारण है क्या नहीं है, लेकिन इसमें एक छोटे से विश्लेषण की यदि हम बात करें तो एक अलग प्रकार का तथ्य ये भी हो सकता है कि 10% की जो बढ़ोतरी हुई है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एसआईआर में बताया जाता है कि लगभग 6-7% लोगों के नाम कटे हैं। 6-7% लोगों के जो नाम कटे उनमें बहुत से वो लोग होंगे जो या तो अभी इस धरती पर नहीं है, जिनका निधन हो चुका है लेकिन फिर भी नाम थे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके नाम दो दो जगह पर थे। जैसे अक्सर ये होता है कि कोई व्यक्ति गांव में पैदा होता है, वहां पढ़ाई लिखाई होती है, नाम वहां होता है, और शहर में आ जाता है काम करने के लिए, वहां भी वोटिंग लिस्ट में उसका नाम हो जाता है, लेकिन एसआईआर में उन लोगों का नाम एक जगह से कटा है। तो जो लोग वास्तव में या तो जिनका अब अस्तित्व नहीं है या जिन लोगों का नाम दो दो जगह था, तो ऐसे लोग केवल वोटिंग परसेंटेज उनके कारण कम होता था, क्योंकि नाम दो जगह वोट एक जगह देगा। तो वो जो नाम कटे हैं 5-7%, हम कह सकते हैं कि मतदान प्रतिशत जो बढ़ा है उसमें एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, और 4-5% जो है वो मतदान वैसे भी बढ़ा होगा। ये मेरा एक आकलन है, क्या कहना चाहेंगे? एसआईआर का केवल इतना रोल है, एसआईआर ने जो अनपेक्षित लोग थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया। पर वो पहले तो काउंटिंग में आते ही थे ना कि भाई वो वोटिंग लिस्ट में नाम है उसका, पहले और वो तो वोट देने नहीं आया है। नहीं, पहले काउंटिंग में नहीं आते थे, वो काउंटिंग में तो आते ही आते थे, वो वोट भी डाल दिए जाते थे उनके। एसआईआर से जो अनपेक्षित लोग थे वो बाहर के रास्ते गए, और जो ओरिजिनल मतदाता है उसमें लोक जागरण हुआ मतदान के प्रति। और दूसरी, जो चुनाव आयोग ने वहां अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की है, मतदाता को मानसिक रूप से यह आश्वासन दिया, सुरक्षा वाला विषय कि आप सुरक्षित हो, आप बाहर निकलो और अपने जो भी आपका मनोगत है उसको आप मतदान के माध्यम से पूरा करो। तो इसमें चुनाव आयोग को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी बड़ी व्यवस्था को एक उन्होंने बनाया कि जहां हर बूथ पे लड़ाई है, जहां हर जगह जो तथाकथित सिंडिकेट और वो गुंडे वो हर बुथ पे है। ये जो टीएमसी के साथ ये जो चीज जुड़ गई, हिंसा वाली बात जुड़ गई, आपने जिन शब्दों का उपयोग किया वो चीज जुड़ गई। एक दौर में कहा जाता था कि जब लगभग 3.5 दशक तक कम्युनिस्टों का वहां राज था, तो ये कहा जाता था कि उसी आधार पर वो राज करते थे। वो लोग कहाँ चले गए? जब टीएमसी आ गई सत्ता में, 1.5 दशक तक राज कर लिया। तो क्या लगता है कि जिस दौर में जो लोग कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए काम करते थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही शिफ्ट होकर इधर भी आ गए हो? ये पूरा खेल बिगड़ा हुआ है वहां सिद्धार्थ शंकर राय के समय से। जब सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री थे उस समय से ये पैटर्न वहां चालू हुआ। चुनाव को बाधित करना, रैगिंग करना, एक झुंड को तैयार करना और ऐसी गतिविधि करना वोटिंग के समय कि वो वोट। सिद्धार्थ शंकर राय के बाद वाम मोर्चे ने भी यही किया, और वाम मोर्चे के बाद ये तृणमूल कांग्रेस ने भी यही किया। सच्चे अर्थों में बंगाल आज और बंगाली, बंगाल का ग्रामीण व्यक्ति, बंगाल का ग्राम, बंगाल का शहर आज सच्चे अर्थों में बाट जो रहा है कि कोई तो सरकार यहां ऐसी बने जो 60 के दशक में उसके उद्योग धंधों का जो वर्चस्व था, हर हाथ को रोजगार था, वो फिर से मिले। पर्यटन की संभावनाएं हैं बंगाल में, उनको मिले। चाय के उद्योग है, उनको फायदा मिले। वो बाट जो रहे हैं। अगर ऐसा परिवर्तन होता है जी, तो बंगाल की जनता के लिए हित में है ये, और देश के हित में भी है। आपने 60 के दशक की बात की, मुझे याद आ गया कि बंगाल में शुरू में कांग्रेस पार्टी शासन में रही, लगभग 2 दशक तक, 20 वर्ष तक लगभग राज किया कांग्रेस ने वहां। और आजादी के समय ऐसा कहा जाता है कि सर्वाधिक फैक्ट्रियां बंगाल में हुआ करती थी। प्रति व्यक्ति आय जो थी वो बंगाल की देश में नंबर 1 पर थी। 20 वर्ष का जो शासन रहा कांग्रेस का, वो आते आते प्रति व्यक्ति आय के मामले में बंगाल पहले नंबर से नीचे आता आता 8वें नंबर पर आ गया। फैक्ट्रियों में कमी आ गई, प्रति व्यक्ति आय जो है उस मामले में बहुत नीचे आ गए। सकल उत्पादन की जब हम बात करते हैं उसमें पीछे आ गए। तो धीरे धीरे जो वो आक्रोश पनपा, ये 10 साल का, 15 साल का, कि कहां आप शिखर पर थे और नीचे आते जा रहे हैं, उस आक्रोश को भुनाने का काम उस दौर में कम्युनिस्ट पार्टियों ने किया। अपना संगठन भी बढ़ाया, सत्ता में भी आए, 34 वर्ष सत्ता में रहे। क्या लगता है कि ये जो 34 वर्ष के शासन को ममता ने दरकिनार किया और नई शक्ति के रूप में उभरी, तो अब क्या ये समय आ गया है कि अब ममता को दरकिनार करके फिर एक नया दल, नया विचार जो है वो वहां आ रहा है? मूल स्वभाव बंगाल का
उसकी संस्कृति रही है, साहित्य रहा है, लेखन रहा है, विद्वता रही है, दर्शन रहा है, संगीत रहा है। ये मूल स्वभाव है वहां। बंगाली भद्रलोक ऐसे ही नहीं कहा जाता उनको जी। वो शिष्टाचार में सर्वोच्च होते थे। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्थाओं ने वहां की स्थिति को खराब किया, लेकिन अब जो कल की वोटिंग के बाद मुझे एक नया सवेरा, कुछ धुंधलाहट हटती दिख रही है। ये जितनी जल्दी हो जाए ये अच्छा है। और इसमें सच्चे अर्थों में तो बंगाली जनता ही, बंगाल की जनता इसमें साधुवाद की पात्र है। अटल जी की पंक्तियां याद आ रही हैं, अंधेरा छटेगा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो बंगाल में खिलेगा कमल आपके हिसाब से? बंगाल में कमल खिल गया। बंगाल कमल खिलने वाली बहुत पवित्र भूमि है। बंगाल में पोखर और तालाबों की संस्कृति है और वहां कमल बहुत खिलते हैं। अच्छा। वो देर से खिलेगा लेकिन खिल गया। एक प्रश्न मेरे मन में और आ रहा है। ममता बनर्जी अपने आप में एक बड़ी लीडर बंगाल में है, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। अक्सर बंगाल की राजनीति को हम देखते हैं तो दो ही दलों में मुकाबला रहा है। प्रारंभ में कांग्रेस में और कम्युनिस्टों में रहा, फिर कम्युनिस्टों में और ममता में रहा, फिर ममता के साथ में अब मुकाबला भाजपा का है। वहां एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम ममता बनर्जी है। इधर कोई ऐसा बड़ा नाम राज्य के अनुसार कोई दिखता नहीं है। तो क्या ये नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? कोई भी राजनेता कितना भी बड़ा नेता हो, बड़ा का मतलब क्या? बड़ा का मतलब उसकी लोकप्रियता शिखर पे होती है। जी। बड़ा वही होता है, कितना भी बड़ा लोकप्रिय राजनेता हो, लेकिन यदि वो लोकहित के कामों से दूर होगा और जनता की नजरों में खटकेगा तो वो जो लोकप्रियता है उसका ग्राफ गिरेगा। और जब ग्राफ गिरेगा तो निश्चित रूप से वो आपके विरोध में जाएगा। एक पिछले आपको पता है कि जब वाम मोर्चे के खिलाफ ये लड़ रही थी तो माँ, माटी और मानुष का नारा इनका था और लोगों ने, बंगाल की जनता ने उसको हाथों हाथ लिया। तो माँ, माटी और मानुष तीनों सुरक्षित नहीं है। तो जिन्होंने ये नारा दिया माँ, माटी, मानुष, और उन्होंने 15 साल तक 3 टर्म शासन चलाने के बाद इस विषय पे भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दे पाए या इस विचार को भी वो लोगों के बीच में सत्यापित नहीं कर पाए, तो आप समझ सकते हैं कि शासन किस तरफ था उनका। एक दौर में भारतीय जनता पार्टी को हिंदी भाषी क्षेत्र की पार्टी कहा जाता था। उत्तर भारत, मध्य भारत में हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव दिखता था। नॉर्थ ईस्ट में और दक्षिण भारत में भाजपा बड़ी मुश्किल से कहीं दिख पाती थी थोड़ी बहुत। धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में भाजपा बढ़ी, असम वगैरह में सरकारें बनी। बंगाल अभी भी अछूता था। अब क्या लगता है, भाजपा जो है पूरे देश की पार्टी हो गई है और बंगाल में यदि सत्ता में आते हैं, या मैं कहूं कि सत्ता में आना नहीं आना वो तो परिणाम बताएगा, लेकिन अपनी एक अच्छी धमक, अपनी एक अच्छी उपस्थिति तो भाजपा वहां जताने ही वाली है। इसका बाकी देश पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लगता है आपको? भाजपा तो जिस दिन बनी थी उस दिन से पूरे देश के लिए बनी है। ये तो क्या है कि विरोधी शक्तिशाली होते थे तो वो अपने नैरेटिव सेट कर देते थे, भाषा के ऊपर आ जाएगा, भोजन पे आ जाएगा। नहीं, लेकिन अभी चुनाव में भी वहां बंगाल में कुछ चर्चा चल रही है कि भाषा और भोजन, हाँ, भोजन का विषय चला, मछली और चावल नहीं खाने दें। ये नैरेटिव होते हैं। भाजपा तो जिस दिन बनी थी उस दिन पूरे देश के लिए बनी थी। स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ी और स्वीकार्यता में 2-3 चीजें काम करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, तो आप देखेंगे महिलाओं के क्षेत्र में अनेकों योजनाएं, अनेकों काम, गांवों के लिए अनेकों योजनाएं, अनेकों काम, व्यक्ति के दैनिक जीवन के अंदर जो दिक्कत आती थी, जिन घरों में शौचालय नहीं होते थे, मैं देखता हूं गांवों में से निकलते हो तो शौचालय बने। किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जितना काम किया है, तो मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जिस पर ध्यान न दिया हो। सुरक्षा हो, हर चीज पे। तो क्या लगता है, ये मोदी जी का प्रभाव है कि आप जो है पार्टी का इतना विस्तार देख पा रहे हैं, या फिर अटल आडवाणी की उस मेहनत को भी याद करेंगे? देखिए, अपने अपने कालखंड में अपने अपने तरीके की मेहनत और नेता होते हैं। किसी को कमतर या बढ़ा के नहीं बताया जा सकता। अपने अपने समय कालखंड के हिसाब से लोग काम करते हैं। जिस समय माननीय अटल जी और आडवाणी जी और मुरली मनोहर जी काम करते थे, उस समय उनका श्रेष्ठ कार्य था।
आज माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, अति श्रेष्ठ कार्य है, उसको एक बढ़ा के ले गए वो। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपना अपना समय होता है और समय में अपनी अपनी एक छाप होती है और परिस्थितियां भी होती है। आप अभी कह रहे थे भाजपा पूरे देश के लिए बनी है, केरल अभी भी अछूता लगता है, तमिलनाडु में भी अभी उतना प्रभाव नहीं अछूता नहीं है। त्रिवेंद्रम में मेयर बने हैं भारतीय जनता पार्टी, बहुत थोड़ा सा ऐसी ही स्वीकार्यता बढ़ती है, बहुत पर बने हुए आपको आप देखिए ना 1980 में पार्टी बन गई थी, या जनसंघ के हिसाब से यदि बात करें तो 1952। स्वीकार्यता ऐसे ही बनती है और जहां संगठन नहीं होता है वहां इसी तरह से स्वीकार। 72-73 वर्षों में एक बार भी सत्ता में नहीं आ पाए ऐसे बहुत सारे राज्य। 3 विधायकों वाली पार्टी बंगाल में सत्ता के संघर्ष में नंबर 1 पे चल रही है। इसे कहते हैं आशावाद, और राजनीति में आशावाद ये बहुत जरूरी चीज है। यदि आप भी राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो जब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हो जाए तब तक अपनी बात पर टिके रहना और अपनी बात पर डिगे रहना। ये आपने बहुत से नेताओं को भी देखा होगा, जब मतगणना चल रही होती है और 7-8 राउंड के जब मतगणना हो चुकी होती है तब तक भी जो पिछड़ता है वो कहता है अभी परिणाम बदलेगा, आप देखते जाइए। तो सरकार भाजपा की जहां नहीं बनी है वहां बनेगी। अभी भी पूरी आशा है। समय चाहे 7 दशक का लग गया होगा, कभी केरल में भी कमल खिलेगा, ऐसा विश्वास है आपको? केरल भी मलय प्रदेश है, वो केरलम और सांस्कृतिक जड़ें हैं उनकी। पश्चिम बंगाल की तो हमने बात कर ली। मलयाली साहित्य बहुत समृद्ध है। हाँ बिल्कुल, साहित्य बहुत समृद्ध है, लेकिन वहाँ ये जो राष्ट्रवाद का जो विचार भाजपा के माध्यम से अभी बहुत धीमी गति से पहुंच रहा है, पहुंचेगा। वहां तो खैर संघर्ष भी बहुत होता है, विचारधारा के आधार पर बहुत सी हिंसा की घटनाएं वहां भी देखने को मिलती हैं। वो गीत है कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। तो इन गीतों को गाए हुए लोग हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छा कर रही है, अच्छा करेगी। मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं उनका जी, लेकिन एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जो मेरे दिमाग में आता है, करना भी चाहिए। देश की जनता इतना बड़ा जनमत देती है हर जगह, तो जो हमें 10 दिशाओं में जाएंगे वो कार्य पूरे होंगे। तो नरेंद्र जी का कहना है कि कार्य पूरे होंगे और संघर्षों का पार नहीं है, लेकिन अपनी निष्ठा से, अपनी कर्मठता से, अपने परिश्रम से और परिश्रम की पराकाष्ठा से जगह जगह कमल खिलेगा, ऐसा इनको विश्वास है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस चर्चा पर, क्या कहना है पश्चिम बंगाल की राजनीति पर, और क्या लगता है आपको, क्या सच में बंगाल में परिवर्तन होने वाला है? क्या बंगाल में कमल खिलने वाला है? क्या उस बंगाल की भूमि पर जहां से जनसंघ का विचार प्रस्फुटित हुआ था, क्या वहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का हम कहें कि शासन उस तरह का आने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। नरेंद्र जी स्टूडियो में पधारे, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।